Today's lecture we are going to study about the programming language which is C language. मतलब इस वीडियो में हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस लैंग्वेज का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम अपने आप से ही पूछते हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है, भाषा है क्या चीज। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इफ यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, that is what language is a medium through which we can communicate. तो लैंग्वेज का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, या जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो एक लैंग्वेज की भाषा है, उनका की परिभाषा है वो यही है कि वह लैंग्वेज का एक मीडियम है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब किसी भी लैंग्वेज में जो हम लोग लैंग्वेज जो प्रयोग में लेते हैं या जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, तो दो चीज़ें लैंग्वेज में होगी, पहले ग्रामर और दूसरा है वर्ड वोकैबुलरी। तो ग्रामर का मतलब है, हमें जानते हैं व्याकरण है, कोई भी लैंग्वेज बिना व्याकरण के नहीं बना सकते, चाहे हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या किसी और लैंग्वेज की बात करें, या हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी बात करें, तो बिना व्याकरण के, बिना ग्रामर के हम किसी भी लैंग्वेज की कल्पना नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? फाइन। तो दो चीजें होंगी किसी भी लैंग्वेज में। फर्स्ट जो चीज है दैट इज ग्रामर, और दूसरा है शब्दकोश, वर्ड वोकैबुलरी। इसका मतलब कि कितने शब्द उस लैंग्वेज में होंगे। अगर एक लैंग्वेज में 100 शब्द हैं तो हम 100 से 101 पे नहीं जा सकते। दैट मीन्स जो लैंग्वेज है वो 100 शब्दों का ही मतलब समझेगा, उसके अलावा उसके बाद नए शब्द नहीं है। अगर हम नए उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो अलग बात है, उस लैंग्वेज में कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम नए शब्द ऐड कर सकते हैं। दो चीज़ें लैंग्वेज में होगी, ग्रामर और वर्ड वोकैबुलरी। अब हम प्रोग्रामिंग, वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए। तो आंसर सिंपल सा है, वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स। क्यों चाहिए, हमें क्या करना है, प्रोग्राम को लिखना है, सो दैट वी कैन मेक कंप्यूटर टू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शन। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, हम जो काम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कंप्यूटर करे। तो उसके लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो है सी प्रोग्रामिंग। तो सिर्फ सी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, कई 100 लैंग्वेजेस हैं जिसके द्वारा प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। बट हम फिलहाल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमें क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए? वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स सो दैट वी कैन मेक कंप्यूटर टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको कंप्यूटर फॉलो करे, तो उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, और जो लैंग्वेज अभी हम पढ़ना चाहते हैं वो है सी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आ रहा है, कैन वी इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर यूजिंग अवर नेटिव लैंग्वेज? क्या जो हम हिंदी इंग्लिश से पढ़ते हैं, क्या उसके द्वारा हम कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं? तो नो, वी हैव टू यूज नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। कंप्यूटर, नो, वी हैव टू यूज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझेगा। इज दैट क्लियर? फाइन। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम है क्या चीज, राइट? व्हाट इज ए प्रोग्राम? तो प्रोग्राम क्या है भाई? इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्राम क्या है? एक निर्देशों का समूह है, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन कह सकते हैं। किस काम के लिए बनाया वो समूह? किसी खास काम को करने के लिए। तो
प्रोग्राम जो होगा उसका अपना एक रोल होगा, उसका एक अपना काम होगा, और अलग अलग प्रोग्राम्स के अलग अलग काम हो। जैसे अगर हम जानते हैं कि कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, ये टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स के लिए काम में आता है, तो उस सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इज दैट क्लियर? वो जो प्रोग्राम है वो आपका मार्कशीट प्रिंट नहीं करेगा, टैली सॉफ्टवेयर। तो अगर मार्कशीट प्रिंटिंग का कोई काम करना है या मार्कशीट जनरेशन का कोई काम करना है, उसको उसका जो प्रोग्राम होगा वो अलग बनाया जाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा किसी खास काम को हम कर सकते हैं। तो दैट मीन अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग प्रोग्रामों की जरूरत होगी, राइट? अब फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम हमें क्या चाहिए, एक कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। अब जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम फिलहाल यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सी। अब सी लैंग्वेज की ब्रीफ हिस्ट्री है। कोई लैंग्वेज है तो कभी ना कभी तो बनी होगी, किसने बनाई होगी, कहाँ बनी होगी, क्या कर सी लैंग्वेज क्या काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि भाई कोई आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रहे। तो ये लैंग्वेज जो है लेट 1970s में डेवलप हुई, ठीक है, 1970, 72, 73 जो भी है, उन ईयर्स में इसका डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ बनी ये लैंग्वेज? बेल लेबोरेटरी है यूएसए में, वहां पे इस लैंग्वेज का जन्म हुआ। किसने बनाया इसको? डेनिस रिची नाम के व्यक्ति ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। क्या कर सकती है लैंग्वेज? इस लैंग्वेज के द्वारा हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स किसी काम को करने के लिए कई प्रोग्राम बनेंगे और उन प्रोग्रामों के समूह को आप क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन क्या है? इट इज नॉट ए ब्रीफ हिस्ट्री, बट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का मतलब है सेट ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कर सकते हैं आप? सी के द्वारा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी खास काम को किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो सी के बारे में हमें ध्यान रखना है वो तो ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि ये जो लैंग्वेज है वो हम कह रहे हैं इट इज ए व्हाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सी लैंग्वेज, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि लोग को पता रहे कि हमें इस लैंग्वेज के बारे में कुछ ही आता है। और अगर आप रेगुलरली इन लेक्चर्स को सुनते हैं, फॉलो करते हैं और क्वेरीज करते रहते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको में कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि हम बाद में उस चीज़ का वीडियो बना के अलग से आपको दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारा बेसिकली जो मोटो है वो है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाए। इज दैट क्लियर? फाइन। तो इट इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। सबसे पहले कि व्हाट इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, होती क्या है? तो प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए हम एक प्रोसीजर मीन्स ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस को लिखना चाहेंगे कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह रहे हैं प्रोसीजर, हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो प्रोसीजर हम किस लिए लिख रहे हैं? फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, राइट? तो सी इज ए प्रोसीजर लैंग्वेज। तो सी के द्वारा हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? प्रोसीजर्स बनाएंगे, एंड यूजिंग दैट प्रोसीजर वी कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसका बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में आप बात करें। इट्स ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हम नॉर्मली लैंग्वेज को दो पार्ट में, ब्रॉड कैटेगरी दो पार्ट में होती है, उसके में डिवाइड करते हैं भाषाओं को, कंप्यूटर लैंग्वेज खासतौर पर लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में जिन ऐसी लैंग्वेजेस जिनके द्वारा आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हमने पहले बताया दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर
and application software. So low level languages are used for basically used for developing what system software. अब फिलहाल हम इस कोर्स में जो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर फिलहाल नहीं बना रहे हैं, हम इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने की जो लैंग्वेज काम में आती है दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी जो लैंग्वेज है इसमें दोनों टाइप की लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज है, गुण है, लो लेवल की और हाई लेवल। इसका मतलब इस लैंग्वेज से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और डिटेल में हम आगे जाएंगे, आगे के लेक्चर्स में और समझेंगे इन चीजों। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है जो चीज लैंग्वेज में आपको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखने को कहा गया तो स्मॉल अल्फाबेट्स में ही लिखेंगे, जो चीज कैपिटल में लिखने को कहा गया कैपिटल में ही लिखेंगे। रूल्स है, नियम है, उसका वॉल्यूशन नहीं कर सकते आप। अगर उस नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्राम्स में क्या आएगी भाई, एरर आएगी। और जब एरर प्रोग्राम में आएगी तो आपका प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो केस सेंसिटिव है, इसका मतलब जो चीज आपको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना है तो स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखा जाना है। अगर आपने उसको कैपिटल में लिख दिया तो वहां पे वो एरर रिपोर्ट कर देगा, राइट। फाइन। इट इज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। मीन्स फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक प्रकार से प्रोग्राम ही है। तो फंक्शन जो है हम कह रहे हैं इससे एक प्रकार का प्रोग्राम है, बट एक छोटा प्रोग्राम, इट इज स्मॉल प्रोग्राम। तो ज्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस हैं सी लैंग्वेज में वो हम फंक्शंस के द्वारा देते हैं, यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन हम खुद का बना सकते हैं, फंक्शन पहले से बने हुए होंगे, उन फंक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को हम कर सकते हैं, हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद में रखनी है कि हर सी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होगा ही होगा। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। उसका नाम क्या होगा, मेन फंक्शन। उसका नाम क्या है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेन फंक्शन। एंड एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव दिस फंक्शन। हर सी प्रोग्राम में ये फंक्शन होना ही चाहिए, इसके बिना प्रोग्राम नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज मीन्स जब हम प्रोग्राम बनाएं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर उसका होना, उसकी रूपरेखा, उसका कैसे रहेगा प्रोग्राम। तो सबसे हम क्या पहले कह रहे हैं भाई, ग्लोबल डिक्लेरेशन इससे पहले प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन जो भी है, देन मेन फंक्शन, देन बॉडी ऑफ फंक्शन। इस बॉडी में लोकल डिक्लेरेशन and statements you can have declaration of variables and function definition। ये हो सकता है। अगर जनरल हम स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम देखें, हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको वैसे समझें।
सबसे पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टिव लिखे जाएंगे, वो क्या होते हैं आगे देखेंगे। देन ग्लोबल डिक्लेरेशन मीन्स यहाँ पे वेरिएबल और फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो सकता है। देन मेन फंक्शन, जैसे हमने कहा हर प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना चाहिए, तो मेन फंक्शन आएगा। देन ये फंक्शन की बॉडी है, दिस इज व्हाट द बॉडी ऑफ फंक्शन। ये चीज क्या है, फंक्शन की बॉडी। तो बॉडी कहाँ लिखी जाएगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी को आप लिखेंगे। तो ये क्या है, आपकी बॉडी का पार्ट है। तो ये लोकल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ये मेन फंक्शन की बॉडी में आएगा, राइट। तो ये अब ये लॉजिक है आपका कि भाई आपका मेन फंक्शन कैसे काम करेगा, वो आप लॉजिक को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड फंक्शन डेफिनेशन भी हो सकता है। ये भी एक प्रकार का ग्लोबल डिक्लेरेशन कह सकते हैं उसको, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। एंड देन फंक्शन की डेफिनेशन होगा कि जो फंक्शन आप बनाए, अपने जो फंक्शन बनाए वो फंक्शन कैसे काम करेंगे, उनके बारे में आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? जिसको अब हम देखेंगे कि एक सी का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे बनेगा एक सी प्रोग्राम। उसके लिए हमें सी का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई सॉफ्टवेयर से पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो टर्बो सी है, आपके पास दूसरा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है दैट इज कोड ब्लॉक्स, डेव, ऐसे कई सॉफ्टवेयर है। फिलहाल हम कोड ब्लॉक्स में सी प्रोग्राम बना के देख रहे हैं, आप टर्बो सी में भी बना सकते हैं। तो फाइल न्यू, तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिख रही है, इस विंडो में हम प्रोग्राम टाइप करें। अब एक सिंपल प्रोग्राम कैसे टाइप किया जाता है, कैसे बनता है, पहले वो बता रहा हूँ, फिर मैं उनके अंदर जो हमने चीज़ें काम में ली उसके बारे में हम डिटेल में फिर अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर स्ट्रक्चर ऑफ सी देखा तो हमने कहा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दूं जिससे कि आप इसको देख सकें। तो इनका हैश इंक्लूड, फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को लिखा। मेन फंक्शन में हमने सिंपल क्या काम किया, हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया, मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन है इस्तेमाल किया जिसको कह रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन। इसमें हम कह रहे हैं हेलो टू सी प्रोग्रामिंग, हेलो टू सी प्रोग्राम। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि हेलो टू सी प्रोग्राम। अब पहले तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम बनाया है उसको सेव करना है। हम सेव फाइल पे गए और हमने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया भाई, फर्स्ट डॉट सी। क्या नाम रखा भाई, फर्स्ट डॉट सी। तो पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने नाम रख दिया फर्स्ट डॉट सी। सेव एज फाइल, सेव एज सी करें, सेव कर दे, और सेव करने से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया भाई, सेव हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर वापस मैं इसको मैग्नीफाई करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट डॉट सी, इधर ये यहाँ पे। तो हमारा ये प्रोग्राम किस नाम से सेव है, फर्स्ट डॉट सी नाम से सेव है। अब हम क्या करेंगे, बिल्ड में जाएंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम, तो देखेंगे कोई हमने कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया।
अब हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, हरा बटन दिख रहा है, रन लिखा हुआ है, वी कैन रन आवर प्रोग्राम। तो आपने रन करने पे आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी और स्क्रीन पे हमें अपना प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो दिखाई देगा। तो आप देख लीजिएगा हमने क्या प्रिंट किया था भाई, हमने प्रिंट किया था हेलो टू सी प्रोग्राम, यहाँ लिखा हुआ है हेलो टू सी प्रोग्राम। तो हम अपने प्रोग्राम को देखें और आउटपुट को देखें, तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने सिर्फ एक काम किया, दिस वर्क वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम, ये काम किया, ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या आ गया था भाई, हमारा आउटपुट आ गया था हेलो टू सी प्रोग्राम, ये आउटपुट हमारे पास आ गया था। इज दैट क्लियर? तो ये हमें समझना है कि भाई किस प्रकार से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट ए प्रोग्राम, ये चीज हम आसानी से समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने पहला प्रोग्राम बनाया है। अब इस प्रोग्राम की मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग समझा दूं कि ये प्रोग्राम हम किस ढंग से बनाते हैं, क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चीज जो हमने अभी यहाँ पे देखी वो था कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या होना चाहिए, व्हाट द प्रोग्राम शुड हैव। तो यहाँ पे हम वापस से समझना चाहेंगे कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया था, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने लिखा प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम जो कह रहे हैं, इसको हैश के साथ जो लिखा है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या चीज है भाई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, दिस इज व्हाट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये सबसे पहले होना चाहिए प्रोग्राम में। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल, फिलहाल हमने जो प्रोग्राम इस्तेमाल किया उसमें ग्लोबल वेरिएबल का प्रयोग नहीं किया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे हम देखें तो मेन की जगह हमने लिखा है यहाँ पर क्या, इंट मेन, ये लिखा था हमने, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा था प्रोग्राम में। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंड हेलो टू सी प्रोग्रामिंग, ये हमने ऐसा लिखा। और फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। जो कर्ली ब्रेसेस है हमारे, कौन सा ब्रेसेस कहलाएंगे, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जो हमने लिखा हैश करके, जो हैश सिंबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिखा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन, तो इंट मेन लिखा। देन बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो लिखेंगे वो हम कह रहे हैं बॉडी ऑफ फंक्शन का पार्ट है। उसमें हमने सिंपल एक फंक्शन लिखा, प्रिंटफ फंक्शन। उस प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हमने क्या डिस्प्ले करवाया, क्या मैसेज दिखाया आउटपुट स्क्रीन पे, वो दिखाया हेलो टू सी प्रोग्रामिंग। फाइन, इतना सा काम हमने किया जो हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हिसाब से समझें। तो इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है कि प्रोग्राम में हमका मेन एक फंक्शन है। तो फंक्शन हमने कहा क्या कहा था, इट इज ए सिमिलर टू प्रोग्राम के डेफिनेशन से सिमिलर है, बट फंक्शन हम मोटे तौर पे कहते हैं इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम विच वी आर राइटिंग सेपरेटली। वो प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है जिसको हम अलग से लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो हम बाद में समझेंगे, ईज ऑफ डिबगिंग और मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, उनसे हम बाद में इन चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया, सिंपल हेलो, दैट इज प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। इसके लिए तो हेलो प्रिंट के लिए प्रोग्राम था। अब जो हम मोटा तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन जो है
फंक्शन दो टाइप के, पहला जो टाइप है दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट, दैट इज यूजर डिफाइंड टाइप, यूजर डिफाइंड, और दूसरा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होंगे? दैट मीन्स लाइब्रेरी फंक्शंस are those functions which are provided with library of C language। जो आप लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के साथ। मीन्स ये पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस जो पहले से बना के रखे गए, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एज लाइब्रेरी फंक्शन। अब कहाँ रखे गए हैं? जो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपका होगा उसमें लाइब्रेरी एक अलग से फोल्डर होगा, उस लाइब्रेरी फोल्डर में क्या होंगे, ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, सिस्टम लाइब्रेरी हम जिसको कहें। अब कॉन्सेप्ट है कि लाइब्रेरी से हम समझते क्या, जैसे हमने कहा कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरीज होती हैं, आजकल तो बहुत जगह लाइब्रेरीज है, प्राइवेट लाइब्रेरीज बहुत हैं आजकल। तो लाइब्रेरीज में जो बुक्स हैं वो आप वहां जाते हैं लाइब्रेरी में, तो आप अगर आप मेंबर हैं तो उन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना ये समझे सोचे कि भाई ये बुक कहाँ से परचेज की गई होगी, कितने रुपए की किताब आई होगी, इसका मतलब आपको इन सब चीजों से कोई कंसर्न नहीं है, मतलब नहीं। तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, लाइब्रेरी का, कि आप गए, इफ यू आर ए मेंबर, आप लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ये बॉदर किए, बिना ये चिंता किए कि बुक कहाँ से आई, कैसे परचेज की गई। एग्जैक्टली। लेकिन अगर लाइब्रेरी में वो किताबें नहीं है, वो फंक्शंस नहीं है जो आपको चाहिए, तो क्या करना है? तो क्या करते हैं, उन बुक्स को बाजार से आप परचेज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसी प्रकार जो फंक्शंस पहले से बने हुए फंक्शंस है, उससे हटके हमें कोई फंक्शन चाहिए, उससे अलग कोई फंक्शन चाहिए जो लाइब्रेरी में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का निर्माण हम स्वयं करेंगे। अब हम उन फंक्शन का निर्माण स्वयं करेंगे, उन फंक्शन को आप कह रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या कह रहे हैं भाई? यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जैक्टली। दैट मीन्स functions which are developed and designed जिसको डेवलप और डिजाइन कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है, नीड इज रिक्वायरमेंट। आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको लाइब्रेरी फंक्शन से पूरी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप अपना फंक्शन बना रहे हैं, तो जो आप अपना फंक्शन बनाएंगे उसको आप कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इज क्लियर? फाइन। तो हम अभी के जो स्टेज है उसमें हमारे पास एक ही जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो मेन है, मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इज यूजर डिफाइंड। मेन फंक्शन क्या है भाई? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्यों है यूजर डिफाइंड फंक्शन? क्योंकि मेन में जो भी कोडिंग करेंगे, मेन में जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे वो आप खुद लिख रहे हैं, आप यूजर हैं, यू राइटिंग द मेन फंक्शन कोड। मेन फंक्शन की जो कोडिंग है, जो इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे मेन फंक्शन की बॉडी में, आप तय कर रहे हैं कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शन लिखने हैं,
इसलिए ऐसे सारे फंक्शन जिसकी कोडिंग यूजर करता है, जिस फंक्शन को डिजाइन यूजर करता है, वो फंक्शन कौन से कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। तो फिलहाल हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है भाई? वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब अभी जो प्रोग्राम हमने देखा था उस प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो एक फंक्शन हमारे पास था, वो था प्रिंटफ। ये प्रिंटफ फंक्शन क्या है? इज ए लाइब्रेरी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन था भाई? लाइब्रेरी फंक्शन था। क्योंकि इसका निर्माण हमने नहीं किया, ये फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से फंक्शन बना के रखा गया है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के साथ। और इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या किया? आपने लिखा, क्या लिखा था भाई? हैश इंक्लूड stdio.h। ये आपने किया, ये जो काम आपने किया है भाई, हैश इंक्लूड, समझे भाई? ये हैश इंक्लूड जो आपने किया है, ये क्यों किया है? ये क्यों लिया है आपने? क्यों इंक्लूड किया प्रोग्राम में? इसलिए किया जिससे कि, क्यों किया भाई? इसलिए किया क्योंकि जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो कहाँ पर हैं? दे आर इन सम हेडर फाइल। वो कहाँ पे हैं लाइब्रेरी फंक्शंस? कहाँ रहते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस? डिक्लेरेशन आर स्टोर्ड इन हेडर। तो लाइब्रेरी फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, जैसे प्रिंटफ का जो डिक्लेरेशन है, ऐसे कई फंक्शन, मतलब stdio.h एक हेडर फाइल है, .h लिखा तो हेडर फाइल हो गई। अब इन हेडर फाइल में कई फंक्शंस का डिक्लेरेशन, कई फंक्शन डिक्लेयर्ड रहेंगे इन हेडर फाइल। तो जब भी मुझे जो लाइब्रेरी फंक्शन काम में लेना है तो उससे संबंधित हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो इससे मतलब है, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूं तो प्रिंटफ फंक्शन पे एरर दे देगा, क्योंकि वो कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। तो लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल्स, ये हम एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं ये सपोज ये नहीं लिखता एक बार, I think this then what happens if I'm compiling my program, I'm saving my program, then I'm compiling it, compile कर। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ से मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप मैग्नीफाई करके देखें यू हैव सम वार्निंग हियर, इंक्लूड कह रहा है कि भाई नोट इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। मतलब या तो कह रहा है कि भाई आप उसको इंक्लूड करो, किसको? stdio.h को। यहाँ पे देखिए इंक्लूड करने को कह रहा है आपको, या प्रिंटफ का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करो। दैट मीन्स ये चीजें आपको वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको वो एक प्रकार से वार्निंग देगा। इज दैट क्लियर?
राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एरर आपको देख रहा। अब आप फिलहाल रन दिस प्रोग्राम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉल्ट मान के वो एग्जीक्यूट कर सकता है, तो यहाँ कर दिया उसको, डिफॉल्ट मान के एग्जीक्यूट किया। बट ये है कोड ब्लॉक्स के अंदर। बट अगर आप टर्बो सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। वहां प्रिंट एफ पे एरर देगा आपको कि भाई, आपसे कहेगा कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप वो नहीं जानता। कौन नहीं जानता? जब आप प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको वहां पे आएगी। यहाँ पे फिलहाल वो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही। तो दैट टुडे जो हमने आज जो पढ़ा वो देखा कि भाई ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज क्या चीज़ है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्राम कैसे बनता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, छोटी चीज़ों का हमने आज पढ़ा। कल हम आगे डेटा टाइप्स इन सी, ये चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। और कोई भी अगर आपको दिक्कतें इसमें आती हैं तो you must feel free to ask, or you can comment. Right? Till then, thank you. Stay at home, stay safe.